स्पोर्ट्स में मतलब आपका हो गया क्रिकेट, आर्म रेसलिंग, म्यूजिक, इसके अलावा कुछ और छोड़े हैं तो बता दीजिए। अभी के समय के जो बच्चे हैं वो तो ज़्यादा खेलते नहीं हैं, लेकिन हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं। गिल्ली डंडा खेलना, बाटी खेलना। कोई भजन सुना सकते हैं हमें? मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। मतलब इतना सारा मतलब पैशन रखने के बाद आप टीचिंग लाइन में हैं। आपके लिए टीचिंग क्या है, प्रोफेशन है या पैशन है? टीचिंग अच्छा लगता है कि हम किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन करने के एक साधन बनते हैं, तो एक अच्छा प्राउड फीलिंग होती है। या पैसा तो हर कोई कमाते हैं, लेकिन एक जो नाम है वो एक टीचर ही कमा सकता है। नमस्ते दोस्तों। हर स्टूडेंट्स की लाइफ में एक ऐसा मेंटर होता है जो उसे सिर्फ पढ़ाता ही नहीं बल्कि उसको एक सही गाइडेंस देता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही मेंटर की जो सैकड़ों बच्चों के लिए आज रोल प्ले कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं की टू सक्सेस एकेडमी के फाउंडर होरीलाल सर। होरीलाल सर ने ना तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट बनाया बल्कि एक ऐसी जगह खड़ी की है जहां पर वाकई में बच्चों के सपने सच होते हैं। और ये ही नहीं, इससे सबसे बड़ी बात, दिव्यांग बच्चों के लिए उन्होंने जो फ्री एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया है वो वाकई में एक सोसाइटी के लिए मिसाल है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 डिफरेंट विषय में अपना नेट क्वालिफाई किया है। आज के पॉडकास्ट में हम उनके बचपन, स्ट्रगल, केटीएस की शुरुआत और कुछ अनस्पोकन ट्रुथ अबाउट एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके बचपन से। क्या आप हमें बताएंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, आपका पसंदीदा खेल क्या था, आप किस इन्वायरमेंट में पले बड़े, और सबसे बड़ी बात, आपका जो करियर है उस करियर को आपको पुश करने के लिए आपकी फैमिली मेंबर में किसने आपको इतना आगे बढ़ाया? मेरा जो बचपन है बहुत ही सामान्य रहा है। मेरा जो जन्म है वो रतनपुर, सभी लोग जानते होंगे, महामाया माता का बिलासपुर, हाँ, महामाया माता का मंदिर है। और प्राचीन समय में मतलब बहुत पुराने समय में राजा महाराजा समय वो राजधानी हुआ करती थी रतनपुर। तो रतनपुर में से 6 किलोमीटर दूर में एक गांव है फुलवारी पारा, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और मैं एवरेज जिंदगी रही मेरी। और मेरे पिताजी किसान थे। फिर बाद में वो रायपुर आए और फिर यहाँ पे रायपुर में विश्वविद्यालय में एज ए प्यून वो जॉब किए। तो जब मैं वहाँ था, वहाँ जब मैं पला बड़ा, तो मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला। वहाँ जो अच्छे प्रोफेसर हैं उनके संपर्क में मैं आया, तो उनसे इंस्पायर होके फिर मैंने इंजीनियरिंग किया। और इंजीनियरिंग बाद फिर मैंने एमबीए किया। तो मतलब एक पढ़ाई का जो एनवायरनमेंट है मुझे वहाँ से मिला। और मेरा जो व्यक्तित्व है वो मेरे पिताजी से और मेरी माता से ज़्यादा प्रभावित हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो आशीर्वाद है और उनके जो कर्म है वो मेरे साथ हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ। मुझे एक वरदान के रूप में उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो चीज़ मुझे बहुत मदद की हैं, क्योंकि वो अगर यहाँ रायपुर नहीं आते तो मैं जो हूँ वो शायद ही हो पाता मैं। और बचपन में खेल में भी मुझे बहुत रुचि रहा है। अभी के समय के जो बच्चे हैं वो तो ज़्यादा खेलते नहीं हैं, लेकिन हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं। गिल्ली डंडा खेलना, बाटी खेलना, चिब्बी खेलना, है ना। और इवन भौरा भौरा तो ऐसा है कि मैं खुद बनाता था। अच्छा। हाँ। अब क्या है, मैं एक बहुत ही बोल सकते हैं छोटे परिवार से था मैं, तो पैसे वगैरह का अभाव होता था। तो इसीलिए ना मैं लकड़ी वगैरह काटता था और खुद से उसका मैं भौरा बनाता था। भौरा, गिल्ली सब मेरे हाथ का बना उपयोग होता था। और क्रिकेट भी बचपन से ही खेलने का शौक था। तो ये सब मेरी दिनचर्या रहती थी। और पढ़ाई में मैं एवरेज ही था, लेकिन धीरे धीरे मेरे जो गुरुजन उनके आशीर्वाद मुझे मिला और मैं पढ़ाई में अच्छा करता गया धीरे धीरे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो गणित है। और वो भी मेरे टीचर थे झा सर, तो बहुत मारते थे। पहले के जो टीचर गणित के रहते थे ना वो खतरनाक रहते, जिसके कारण ही नहीं वैसे खतरनाक स्टूडेंट नहीं हुआ करते थे। तो उनके डर से मैं पढ़ता था और बाद में वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया वो। और अभी गणित तो मैं ही पढ़ाता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग भी किया, गणित वाले ही इंजीनियरिंग कर पाते हैं। और इंजीनियरिंग करने के कारण ही उसमें बहुत कुछ हम लोग को मैनेजमेंट करना सिखाया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि रैगिंग होती है इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ये जो रैगिंग होती है उसका लोगों में एक गलत धारणा बनी रहती है कि उसमें हमेशा मारपीट होता है, प्रताड़ित करते हैं। ऐसा नहीं होता है। इसमें इसका जो मोटिव होता है ये रहता है कि जैसे 12वीं तक पढ़े रहते हैं तो दुनियादारी पता नहीं रहता है। तो उन लोगों, क्योंकि एक इंजीनियर जो होता है वो काम कराएगा तो लेबर से ही काम कराएंगे। उन लोग सब प्यार से बोलेंगे भैया काम कर दीजिए, तो वो लोग नहीं करेंगे।
तो उनको उनके लैंग्वेज में उनको से बात करोगे, थोड़ा सा डराओगे, थोड़ा बोल्ड बन के, तब वो सुनेंगे। तो एक वो मैच्योरिटी लाते हैं वो। तो वो चीज़ जो हुआ, रैगिंग हम लोग दिए भी हैं, लिए भी हैं, तो वो चीज़ मेरे ज़िंदगी में काफ़ी काम आया। स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत काम आता है, क्योंकि आप देखे होंगे आजकल आईएएस के ऑफिसर रहते हैं, बड़े-बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, जॉब में जाते हैं, स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बहुत दुखद स्थिति होती है। तो इंजीनियरिंग में जो रैगिंग होती थी, ये सब चीज़ों से वो मजबूत बनाते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनते हैं लोग। सर, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। सर, आपकी एजुकेशन बेसिकली कहाँ से हुई है आपने, और आप रायपुर कब शिफ्ट हुए हैं? मेरा एजुकेशन लगभग 1990 के आसपास से शुरू हुई थी, और फिर मैं क्लास 1 और 2 गांव में किया था, फिर उसके बाद इधर रायपुर में हुई। और मेरा एजुकेशन भी 5 स्कूल से मेरा एजुकेशन हुआ है। अच्छा। क्योंकि पहले गांव में थे, फिर उसके बाद एक रायपुर में आए, फिर लेकिन एक पास के गांव में थे, वहाँ पे दूसरी पढ़ाई किया मैंने। गांव में पहली पढ़ाई किया था, फिर तीसरी छठवीं रायपुरा स्कूल में, फिर 7वीं से 10वीं रविशंकर यूनिवर्सिटी के पास वाले स्कूल में। और पहले क्या होता था कि 10वीं तक ही स्कूल होती थी, फिर 11वीं 12वीं दूर जाना पड़ता था। फिर मेरे घर से करीब 8 किलोमीटर दूर था, उसमें साइकिल चला के जाता था। तो 11वीं 12वीं मैंने हिंदू हाई स्कूल से किया। अच्छा। तो इस प्रकार मेरी स्कूलिंग हुई, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो अभी एनआईटी रायपुर है, वहाँ से मेरी इंजीनियरिंग हुआ है। और एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये रविशंकर यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थे, तो इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे अजीत जोगी जो फर्स्ट सीएम थे, हाँ, तो उन्होंने मुझे इसके लिए मदद किया था मुझे। तो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो मेरी पूरा सरकारी फंड से हुआ था। और जब मैंने एमबीए किया था, उस समय डॉक्टर रमन सिंह सीएम थे, तो उन्होंने भी उसके लिए मुझे फंडिंग किए थे सरकारी स्वेच्छानुदान से। तो ये कनेक्शंस आपने कैसे बिल्ड किया उन लोगों के साथ में? अब वो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं था, बट जैसे मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहता था, तो वहाँ पे डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्रा सर थे, वो इतिहासकार बहुत फेमस व्यक्ति हैं वो। तो उन्होंने बताया कि आप जैसे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, और इंजीनियरिंग की फीस तो लाख रुपए से ऊपर ही रहती हैं। तो बोले कि आप एक काम करो, आप सीएम से मिलो, तो उनका स्वेच्छानुदान होता है, तो वहाँ से फंडिंग हो सकता है। तो सर ने मुझे गाइड किया, मिश्रा सर ने, वो भी हमारे गांव के ही हैं, और उनके थ्रू मेरे पिताजी आए थे रायपुर में। तो फिर उनके गाइडेंस से मैं सीएम से मिला था। उस समय जन दर्शन होता था, मैं डायरेक्टली मिला था और मैंने बात किया था। ये आप टीचिंग लाइन में कब से हैं? टीचिंग लाइन में मतलब आई मीन कितने साल हो गए आपको, और अचानक से इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे आ गया? आपने कभी कुछ पहले सोचा था कि मुझे ये बनना है या वो बनना है? मैंने सुना है आप गाना भी गाते हैं, आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। तो टीचिंग लाइन तो बहुत डिफरेंट है, इसमें कैसे आ गए आप? टीचिंग में आऊँगा अगर मैंने भी नहीं सोचा था। मेरे टीचर हैं प्रोफेसर आरपी दास सर। एमबीए के दौरान में सर से मुलाकात हुई थी, तो सर भी मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस किए। तो मैं सर के जो बेटे को पढ़ाता था, बोले कि हफ्ते में थोड़ा आके 1-2 दिन देख लेना करके। तो मेरी गणित थोड़ी ठीक थी, तो मुझे प्रेफर किया। तो सर के यहाँ एक दिन बैठा था, तो उन्होंने बोले कि होरीलाल टीचिंग में ट्राई क्यों नहीं करता है करके। तो मेरा जो एमबीए करने का उद्देश्य था, बीए के बाद एमबीए करने के बाद बढ़िया कॉर्पोरेट में जाएंगे और वहाँ पे काम करने का था मेरा, सीधा बाहर निकल के। तो वो सर बोले कि इससे अच्छा तुम टीचिंग में ट्राई करो, क्योंकि सर का भी कोई दोस्त थे, वो अच्छे प्रोफेसर रहे थे, तो उनको देख के उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। तो मैंने सोचा कि मैंने तो कभी सोचा नहीं इसके बारे में। और फिर मैं रोजगार न्यूज, जो समाचार पत्र होता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, तो वो मैं मंगाता था। अब मेरी इंजीनियरिंग तो हो चुकी थी, तो उसके बाद ऐसे एक दिन मैं उसको पलट रहा था, तो उसमें उसका नोटिफिकेशन आया था यूजीसी नेट का। तो मेरे भैया उसको देखे, तो अब वो यूनिवर्सिटी के थे, तो बोले यूनिवर्सिटी का कुछ आया है, देख ले, यहाँ पे अगर ये तेरा हो जाएगा तो बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ाना करके। तो मैंने देखा उसको, फिर मैंने सर से किया कि सर ये नेट का फॉर्म है, कैसे करूँगा। मेरे एचओडी सर थे, दास सर, तो वो बोले कि बहुत बढ़िया है, और इसकी तैयारी करते करके उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया उसके बारे में। तो और उसी टाइम पे लकीली फर्स्ट टाइम एक कोचिंग शुरू थी यूनिवर्सिटी में ही। हाँ, पेपर उनके हो सकता है कि वो दास सर नहीं करवाया होगा, तो फर्स्ट टाइम हुआ था, क्योंकि मैंने सर के टच में था। तो उस टाइम पे वो कोचिंग हुआ था पेपर 1 के लिए, तो वो एक अच्छा माहौल बन गया। तो हम लोग करीब 5-7 लोगों का ग्रुप बन गया, हम लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे और पढ़ाई करते थे। और लकीली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा नेट भी निकल गया। उस समय मेरा एमबीए कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मैं 3rd सेमेस्टर में था और मेरा नेट निकल गया था। नेट से याद आया, 4th टाइम नेट क्वालिफाइड है, राइट? जी हाँ, अलग अलग विषय में। जी हाँ। बहुत रेयर होता है ये।
हाँ, ये छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई 4 सब्जेक्ट नेट क्वालिफाइड नहीं है और मेरा टोटल नेट 11 बार मेरा नेट क्वालिफाइड है। अच्छा। और 4 सब्जेक्ट में मेरा नेट है, इसमें मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, और 2 बार मेरा जेआरएफ है। क्या होता है सर ये नेट जेआरएफ, क्या स्कोप रहती है इसकी फ्यूचर में, अगर कोई करना चाहे कब से तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ता है? नेट है ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर किसी को पढ़ाना है, वो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए नेट सेट या पीएचडी तीनों में कोई एक चीज होना चाहिए। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए? हाँ, यूनिवर्सिटी उससे नीचे के यूनिवर्सिटी कॉलेज दोनों के लिए। अच्छा। हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है या कॉलेज में पढ़ाना है, तो इसके लिए नेट सेट या पीएचडी तीनों में कोई एक होना चाहिए, और इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं स्टार्टिंग लेवल पे। अच्छा। हाँ, तो ये अगर हम क्वालिफाइड करते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाके एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ में ही पढ़ाएंगे, छत्तीसगढ़ से बाहर भी जा सकते हैं? हाँ हाँ, ऑल इंडिया वैलिड होता है ये? हाँ, जो एक सेट होता है सीजी सेट, वो तो छत्तीसगढ़ में वैलिडिटी होती है। ओके। और जो नेट है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसकी वैलिडिटी होती है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाके एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खासकर जो गर्ल्स हैं एंड उनकी शादी कहीं भी होती रहती है, तो एक बार नेट क्वालिफाइड हैं तो जहाँ भी वो शादी होकर जाएंगे वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू कर सकते हैं, मीटर चालू हो जाएगा उनका। अच्छा। और एक जेआरएफ और होता है, जेआरएफ जो होता है ये एग्जाम सेम होता है, लेकिन इसमें जो टॉप रैंकर्स होते हैं, तो जिसमें ज़्यादा अप्लाई करते हैं उसमें ज़्यादा सीट बनती हैं, जिसमें कम अप्लाई करते हैं उसमें कम सीट बनती हैं। तो जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे टॉप 1% लोग का जेआरएफ होता है, और जो लोग जेआरएफ क्वालिफाइड करते हैं उनको पीएचडी करने के लिए 43,000 पर मंथ मिलती हैं। ओके। जो कि 2 साल बाद वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो उसमें फिर उनका जो सैलरी मतलब जो स्टाइफंड है स्कॉलरशिप, वो 50,000 पर मंथ हो जाती है। ये 5 साल तक मिलता है। अच्छा जी, तो ये बहुत अच्छा स्कोप है। जिन लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं उनको जेआरएफ पे फोकस करना चाहिए। कब से करना होता है इसकी तैयारी स्टार्ट? आई मीन क्लास 10th 12th के बाद से करते हैं या फिर ग्रेजुएशन के टाइम से ही कर सकते हैं? इसका जो सही समय है वो जब ग्रेजुएशन में जो इंटर करते हैं उसी समय शुरू कर देना चाहिए। मतलब फर्स्ट ईयर से? हाँ हाँ, क्योंकि आजकल इसका कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया है। हमारे टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था, क्योंकि मैं तो 2008 से नेट का एग्जाम दे रहा हूँ और रिसेंट वाला भी मैंने दिया है। क्योंकि जब तक हम एग्जाम नहीं दिलाएंगे हमको पता नहीं है कि हमको पढ़ाना क्या है स्टूडेंट को। और क्या है, मैं अभी साथ में पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो उसमें एक एनएफओबीसी है, क्योंकि जेआरएफ वाला मेरा एज निकल चुका है, 2 बार जेआरएफ मेरा लैप्स भी हो चुका है। अच्छा। हाँ हाँ, तो मैंने उसको यूज नहीं कर पाया उसको मैं किसी कारणवश। तो अभी मैं एनएफओबीसी एक स्कॉलरशिप होती है, तो जिनका जेआरएफ एज निकल जाते हैं उन लोग एनएफओबीसी दिला सकते हैं, तो इसके लिए मैंने दिलाया है। तो मैंने ये देख रहा हूँ कि 2008 में जो मैंने नेट दिलाया था और अभी दिलाया उसमें बहुत फर्क है। अगर 2008 में जो मेरा नॉलेज है अगर मैं अभी दिलाऊँ तो नेट नहीं निकल पाएगा, ऐसा है। तो काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, मैंने वो सब किया है अपने में इंप्रूवमेंट। तो अभी तो मैं जाता हूँ तो मैं पहले से कुछ पढ़ के नहीं जाता हूँ, मैं सीधा एडमिट कार्ड लेता हूँ और एग्जाम सेंटर चला जाता हूँ। तो पढ़ाते पढ़ाते जो नॉलेज हो गया है, जिसके कारण अभी मैं जैसे बैठता मेरा निकल जाता है। एक्सपीरियंस मैटर। जी जी जी, हाँ। आपने ये जो आपका इंस्टीट्यूट है की टू सक्सेस एकेडमी, ये आपने कैसे प्लान किया चालू करने का? इसके शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरा दोस्त है खूबचंद वर्मा, तो मैं कोचिंग मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे कोचिंग खोलना है करके। तो मेरा एक दोस्त है सुनील अग्रवाल, तो मैं एक बार उससे मिला, तो मेरा उस समय 2 बार नेट निकल गया था। वो बोला छत्तीसगढ़ी में, भाई तो 2 बार नेट निकल गए, एक आध बार हम लोग निकलवा दे, मतलब पढ़ा दे करके। तो दिमाग में तो था। फिर मेरा दोस्त बोला कि अब कहाँ पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, मेरा कुछ माइंड में था नहीं। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है खूबचंद, तो वो बोला कि मेरे घर से स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्टिंग के टाइम पे इधर उधर ज़्यादा किराए में ले रहेंगे और फिर कोई मतलब नहीं होगा, जो भी पैसा आएगा उसी में चला जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर वो बोला कि उसी के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मेरा एक और दोस्त था भूपेन, तो उसको भी पढ़ना था, तो बोला कि हम ही लोग तेरे स्टूडेंट बन जाते हैं और साथ में 2 लोग और ले आएंगे। तो वो लोग फिर साथ में लाए, तो करीब 5 स्टूडेंट थे शुरू में। तो मेरे दोस्त के घर से हम लोग शुरुआत की, तो हॉल में मैं पढ़ाता था। तो सोचिएगा अगर सिर्फ नेट पढ़ाएंगे तो हमको तो कुछ ज़्यादा स्टूडेंट मिलने नहीं है और उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो हम सोचे कि हम लोग स्कूलिंग भी स्टार्ट करते हैं, तो 6वीं से लेके 10वीं तक भी पढ़ाते थे हम लोग। तो जो मेरा दोस्त था जिसके घर हम पढ़ाते थे, तो वो अपने बेडरूम में पढ़ाता था, फिर मैं हॉल में पढ़ाता था। मेरे एक और छोटा भाई था मौसी का लड़का शेखर, तो वो पार्किंग वाले एरिया में वहाँ भी बोर्ड लगा देते थे, तो उसको भी क्लासरूम बना देते थे। तो ऐसा तीनों पैरेलल में चलती थी। और उस समय जो भाभी थी
वो बाहर बच्चों लोगों को घुमाती रहती थी। तो काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे दोस्त का और उसकी फैमिली का इसको स्टार्ट करने में। फिर बाद में थोड़ा-सा ग्रो किए, तो एक जो फ्रेंड थे, तो वो बोले उनको इंडिविजुअल किराया उसके लिए भारी पड़ रहा था। तो बोले कि यार आप हम लोग 50-50 कर लेते हैं किराए को, आधा आप बटाना, आधा मैं, और आप भी यूज़ करना, मैं भी उपयोग करूँगा। तो उस समय रेंट करीब 8,000 था। तो इंडिविजुअल में वो लोग के 4,000 भी मेरे लिए ज़्यादा हो जाता। तो फिर मेरे एक साथ में एक और दोस्त था, तो बोले कि अंदर वाले रूम में मैं रहूँगा और बाहर आप पढ़ा लेना करके। तो वो फिर शेयरिंग हो गई वो। फिर उसमें 2,000 वो पटाता था, 2,000 मैं पटाता था। तो ऐसे करके हम शेयरिंग में फिर दूसरे का शिफ्ट हुए। फिर उसका फिर अपना इंस्टीट्यूट ग्रो हुआ, बहुत अच्छे अपने रिजल्ट आने लग गए। फिर मैंने इंडिविजुअल फिर एक घर लिया और फिर रिजल्ट अच्छा आने लग गए। फिर उन्हीं के थ्रू बच्चे लोग आते हैं, क्योंकि आजकल प्रमोशन एडवर्टाइजिंग बहुत महंगा था उस समय भी, अभी भी तो महंगा ही है। तो हमारे जो स्टूडेंट आते थे उनके थ्रू ही आते थे। तो फिर एक और फिर इंस्टीट्यूट हमने लिए, तो अभी 2 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो हम जो भी अर्न करते थे हम उसी में धीरे-धीरे लगाते थे यार, अलग से कैपिटल रख के हमने स्टार्ट नहीं किए। उसी को उसमें रोल करते-करते अभी हमारे पास स्मार्ट क्लास भी हैं, जिसमें बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। डिजिटल बोर्ड्स हैं 2-2 हमारे पास, जिससे ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस दोनों फ्री रूप से चल सकते हैं। आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा था जब आप उनको बताए कि मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ? क्या किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया या फिर सब कोई आपके सपोर्ट में थे, या फिर पर्टिकुलर कोई एक ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट शुरू से करता आया हो? हर किसी की लाइफ में होता है कि किसी का भाई, किसी की माँ, किसी के बाप थोड़ा सपोर्ट करते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा कौन है? मेरी माँ जो थी वो मेरा बहुत सपोर्ट करती थी और उनका इच्छा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ करके। बट अनलकीली सन 2000 के आसपास में मेरी माँ का देहांत हो गया था। बट उनकी जो कही हुई बातें थी वो हमेशा मेरे दिमाग में थी और उनको हमेशा वो विश्वास था कि ये मेरा छोटा वाला बेटा आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा करके। तो उनके सपने, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में हैं और मेरे पिताजी भी हमेशा मेरे सपोर्ट किए हैं। और मेरे जो 2 भैया भी हैं, तो जब भी मुझे पढ़ाई के लिए कुछ भी पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, तो वो खुद अरेंज करते थे। इवन एक बार मुझे किसी एग्ज़ाम का फ़ीस भरना था, तो भाभी ने अपने कुछ सोने के कुछ ज़ेवरात थे, उसको गिरवी रख के लाए थे। तो यहाँ तक सपोर्ट मिला है मुझे घर से। तो मेरे जो भैया-भाभी हैं, वो काफ़ी सपोर्ट किए और मैंने भी जो खर्चे हैं अपने लिमिटेड ही रखे थे। हाँ, मेरा इधर-उधर का खर्च कोई भी दूसरे शौक नहीं रखे मैंने। जो भी मैं पैसे लेता था केवल पुस्तक कॉपी के लिए लेता था मैं। और मैंने साइकिल में पूरा एमबीए तक की पढ़ाई की है। जैसे आजकल के बच्चे देखेंगे साइकिल चलाने में उनको थोड़ा शर्म टाइप का झिझक आता है। अब तो 9th-10th में ही बाइक चालू हो जाता है। बाइक चालू हो जाता है, हाँ, हाँ। इवन मैंने जैसे बताया कि मैं क्लास 11-12 में मैं 7.5 किलोमीटर जाता था उसमें और ट्यूशन भी जाता था। दिन में कम से कम 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की मेरी डेली रनिंग होती थी। वो मेरे साइकिल में ही चलती थी। आपको लगता है आज के बच्चे इतना स्ट्रगल कर सकते हैं? अब जो करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा है। अब वो नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वही जो इससे डरेंगे तो वही एक एवरेज लाइफ जिएंगे और जो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, तो साइकिल चलाने से एक तो पैसे भी बचते हैं और दूसरी चीज़ हेल्थ भी अच्छी रहती है और हेल्थ अच्छा रहेगा तो माइंड भी अच्छा काम करेगा। तो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। सर, की टू सक्सेस एकेडमी में ऐसा क्या खास है जो बच्चे आपके पास ही आए? आपके यहाँ से I mean, दूसरे इंस्टीट्यूट्स की कंपैरिजन में आप ऐसा क्या दे रहे हैं उनको जो आपको अलग बनाता है? जैसे हमारा एकेडमी की टू सक्सेस, तो जैसे इसका नाम है वैसे इसमें हम काम भी करते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी 11 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि कैसे आपको नेट की क्वालिफाई करना है। तो मैं कैसे एग्ज़ाम देता हूँ, क्या-क्या चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं, वो सेम चीज़ें मैं उनके दिमाग में इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। और मैं जब टीचर रिक्रूट करता हूँ, तो ये चीज़ मैं उसमें परखने की कोशिश करता हूँ कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो पढ़ा सकें। तो मैं उतना नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। तो मैं उनको उनकी वीडियोज़ भी देखता हूँ, उनकी क्लासेस भी देखता हूँ और जो भी उनमें कमी होती है तो उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि बहुत लोग नए भी रहते हैं, उनको थोड़ा पता नहीं रहता है बेसिक चीज़ें कैसे पढ़ाना है, कैसे डाउट क्लियर करने हैं। तो जो नए टीचर रहते हैं तो उनको मैं मदद भी करता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी मैं भी फ्रेशर्स था, तो मैं फ्रेशर लोग को हमेशा मौका देता हूँ, क्योंकि जब तक उनको मौका नहीं मिलेगा तब तक अपने को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एक स्टैंडर्ड है, उसको हम लोग हमेशा मेंटेन करके रखते हैं और हम लोग हमेशा स्टूडेंट के रिजल्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि हम ये स्टूडेंट से हमको फीस लेने बस हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि वो जब हमारे पास आए तो हमारे से नेट क्वालिफाइड करके जाए। और अधिकतर लोग जो सीरियसली पढ़े हैं सबका हमारे यहाँ से नेट निकला है।
तो ये हमारी एक मजबूती है, और जिसके कारण आजकल मतलब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सबके प्रोफेसर के जो बच्चे हैं वो लोग भी हमारे यहाँ भेजते हैं। तो हमारे क्रिएटिव सक्सेस को पूरे छत्तीसगढ़ में जानते हैं, बाहर भी जानते हैं, बट जितने प्रोफेसर्स हैं और टीचर्स हैं वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजना पसंद करते हैं। और कई ऐसे लोग भी रिकमेंड करते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। तो इससे लगता है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ दे रहे हैं सोसाइटी को। सोसाइटी से एक चीज़ ध्यान आया, जो आप फ्री एजुकेशन जो हैंडीकैप बच्चों को दिलाते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको जो आप पढ़ाते हैं एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? अब जैसे आपको पता है मैं भी एक दिव्यांग हूँ, बट दिव्यांग तो एक शब्द है ना, ये एक मानसिकता है। अगर मैं सोचूंगा कि मैं दिव्यांग हूँ तो मुझे लगेगा मुझे वीकनेस है। अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं दिव्यांग नहीं हूँ तो मैं भी अपने को नॉर्मल फील करता हूँ। तो बट फिर भी जैसा भी है कि एज ए दिव्यांग मुझे जो दिक्कतें हुई स्टार्टिंग में, जैसे मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो मुझे पता है कि जो लोग दिव्यांग होते हैं उनके घर की जो कंडीशन जनरली अच्छी नहीं होती हैं। और जैसे मुझे पढ़ाई में दिक्कत हुई और तो मुझे तो मुख्यमंत्री से सहायता मिल गई, लेकिन अभी के समय ऐसा है कि हर किसी को वैसा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ वो चीज़ उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और हायर एजुकेशन आजकल इतनी महंगी हो गई है, कोचिंग की फीस इतनी महंगी हो गई है, तो वो एक अच्छा इन्वायरमेंट या अच्छा एजुकेशन वो बिना कोचिंग के आजकल नहीं ले पाएंगे। तो मेरी ये कोशिश थी कि जितना मेरे सोच सके मैं उनके लिए करूँ। तो मैंने पहला प्रयास ये किया कि हमारे कोचिंग में जो भी आएंगे दिव्यांग उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस देंगे। और क्योंकि हर कोई यहाँ के रह भी नहीं सकते हैं तो हम उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार हम उनका चेक करते हैं कि भाई सही आदमी को हम वो सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उसका जब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि वो सही है, सर्टिफिकेट वगैरह और बाकी भी और वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद हम उनको फ्री क्लासेस देते हैं जब तक कि वो नेट ना निकाल पाएँ। कुछ लोग निकले हैं जो दिव्यांग हो और जिन्होंने नेट निकाला हो? हाँ, नेट भी निकाले, वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने हैं। अच्छा। तो 2 लोग ऐसे हैं जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और 90 प्लस का उनका पैकेज है पर मंथ का। हाँ, हाँ। कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप दिव्यांग वो बच्चों को? ऐसे तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, ओके। बट इनको फ्री क्लासेस देते हैं करके इनको हम लोग पिछले 2 साल से प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसके पहले क्या आप लोग चार्जेस लेते थे या फिर उस टाइम भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे? फ्री कर देता था। ओके। हाँ, हाँ। मेरी नज़र में आ जाते थे, तो आप आ जाओ, आप क्लासेस करो करके। और अभी आते हैं और लोग तैयारी भी कर रहे हैं। बट मैंने एक चीज़ देखा है कि फ्री का चीज़ को लोग कदर नहीं करते हैं। ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। और ये चीज़ अगर वो फीस दे के पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। तो फ्री में लोग क्लास करते हैं, बट वो सीरियसनेस जो होना चाहिए वो उनमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पैसा नहीं जा रहा उनके जेब से, इसलिए। जी, हाँ। मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोगों को जो फ्री का मिल रहा है तो आपके लिए फ्री है, लेकिन वो मेरे लिए फ्री नहीं है। क्योंकि मेरे जो टीचर हैं उनको तो मैं पे कर रहा हूँ। हाँ। रेंट तो मैं दे रहा हूँ, है ना, तो उसका कॉस्ट मैं पे कर रहा हूँ आप लोग के लिए। कहीं ना कहीं आपका समय जा रहा है, पैसा जा रहा है। हाँ, और जो मेरे फैकल्टी रहते हैं उनको तो मैं पे करता ही हूँ। बिल्कुल। हाँ। तो फ्री क्लास को भी सीरियसली लेना चाहिए उन लोगों को। और मेरा उद्देश्य है कि हर जो दिव्यांग है वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें और अपने पैरों पे खड़ा हो सकें और अपने परिवार को संभालें, उनकी देख रेख करें। जैसा मैं करूँ वैसा वो भी करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। जी। अब जैसे आपका इंस्टीट्यूट रायपुर में है जी, रायपुर डीडीयू नगर में आपका इंस्टीट्यूट है जी। जो बच्चे बाहर से आते हैं, जैसे महासमुंद के हो गए, कोरबा के हो गए, या फिर दूसरे जिले कहीं पे छत्तीसगढ़ में कहीं से भी, छत्तीसगढ़ से बाहर से भी आते हैं आपके यहाँ, तो उनको जैसे कि कुछ तो रूरल डेवलपमेंट एरिया से आते होंगे, मतलब गांव वगैरह से, तो उनके लिए केटीएस क्या करता है? मतलब आप उन लोगों को कैसे सपोर्ट करते हो? यहाँ पर उन लोगों को कैसे कन्विंस करते हो कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है? उनको आप क्या सपोर्ट देते हो कि उन लोग यहाँ पर रहें और आपके पास पढ़ें? क्या आप लोग हॉस्टल फैसिलिटीज अरेंज करते हैं या फिर आप लोग उनके लिए क्या सपोर्ट करते हैं? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। अब जैसे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो मैं बात करके पहचान लेता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ। तो बात करने में समझ में आ जाता है कि इसके साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है करके। तो मेरी पहली प्रयास ये रहता है कि मैं उसके लिए उनके कुछ फीस डिस्काउंट कर देता हूँ, क्योंकि एकदम फ्री करने से कोई कदर नहीं करते हैं। इसलिए उनके लिए जो गांव से आते हैं उनके लिए डिस्काउंट करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं पे कर पाएगा तो उसके लिए फ्री भी कर देता हूँ। और हमारा जैसे 2 कोचिंग सेंटर है, तो मैं उनको ना जो गाँव से आते हैं तो उनको अपने यहाँ रहने के लिए सुविधा प्रदान करता हूँ। मैं बोलता हूँ आप हमारी कोचिंग में रह जाइए, आपको रहने का कुछ नहीं लगेगा और खाना आप ऊपर में बना लेना, जो व्यवस्था है। तो वो फैसिलिटी मैं उनको देता हूँ ताकि वो उसी कोचिंग सेंटर में रह के पढ़ाई करें। और जो वहाँ पे रहते हैं ना, फिर बाद में फीस वगैरह भी उनसे नहीं लेता हूँ। देखता हूँ कि अगर सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि आप इस चीज़ के पीछे ही अगर जाएंगे, जी। जैसे कि आप जो गांव के जो बच्चे हैं या फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको अगर आप फ्री एजुकेशन ही देते रहेंगे, तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करेंगे? अगर एक टाइम आएगा जब आपके पास 50-100 बच्चे सिर्फ यहीं के होंगे, आप मैनेज कैसे करेंगे? क्या आप उनको उस टाइम पर मना कर देंगे या फिर आप कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे उस टाइम पर? ऐसा है कि हम लोग जो गांव के बच्चे होते हैं और दिव्यांग उनको बस फ्री देते हैं, लेकिन बाकी जो नॉर्मल आते हैं तो उनसे हम फीस लेते हैं। तो उनसे जो हम फीस लेते हैं तो उनसे वो मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो ज़्यादातर ऑफलाइन क्लासेस नहीं आते, वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उसमें मेरा कोई भी कॉस्ट लगता नहीं है। और जैसे कुछ जो व्यक्ति आते हैं जिनको मैं अपने इंस्टीट्यूट में रख सकता हूँ, तो एक लिमिट है उसका भी, तो लिमिट तक हम उनको सहयोग देते हैं और फिर बाकी बोलते हैं कि भाई हम फीस वगैरह में देख लेंगे और बाकी चीज़ों के लिए आपको खुद देखना पड़ेगा। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो भी रहे हमारे इंस्टीट्यूट में रह के पढ़ाई की है, सब ने नेट निकाला है। तो 4 स्टूडेंट हैं जो लोग हमारे यहाँ रहे हैं, रह के पढ़ाई किए हैं, तो उसमें से एक तो नेट भी निकाला है 3 बार और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका है वो। और बाकी जो 3 हैं वो नेट निकाल चुके हैं, सेट निकाल चुके हैं और अभी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। जब वैकेंसी आएगी तो वो लोग भी नेट निकालेंगे। किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं ये लोग? पैकेज वगैरह क्या रहता होगा इन लोगों का? हाँ, ऐसे तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में जा सकते हैं, बट अभी जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं वो छत्तीसगढ़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देती है जी। तो उस पे वो फोकस करते हैं, तो उनका जो स्टार्टिंग पैकेज सैलरी होती है 90,000 प्लस होती है पर मंथ की। अच्छा। हाँ। मतलब जो सरकारी में पूरा कोर्स करने के पीछे कितना रुपया लगता है? अगर कोई नॉर्मल इंसान करना चाहे तो कितने साल का कोर्स होता है? कितना फीस लगता है इन सब का? इसका जो फीस है ना 20,000 से 25,000 के बीच में रहता है। वो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा वेरी करता है। ईयरली रहता है? हाँ, तो हम 6 महीने का क्लासेस हम देते हैं उनको और हमारी कोशिश थी कि 6 महीने में ही नेट निकाल के चला जाए हमारे यहाँ से। किसी कारणवश अगर नेट नहीं निकाल पाता है तो हम उसको फिर अगला 6 महीने फ्री क्लासेस देते हैं। और कोई जैसे अच्छा बच्चा रहा है ना और किसी कारण से नहीं हो पाता तो उनको हम और आगे अलाउ कर देते हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहती है जब कोई नेट क्वालिफिकेशन के लिए आता है, नेट के लिए कोर्स करना आता है? हाँ। क्या एलिजिबिलिटी चाहिए रहती है उसके लिए? इसमें ना पोस्ट ग्रेजुएशन उनका मिनिमम 55% होना चाहिए जनरल के लिए और बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन इज कंपलसरी? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। अंडर ग्रेजुएशन के लिए अलाउड नहीं है? हाँ। ये क्या हो कि प्रोफेसरशिप के लिए है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 55% होना चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 50% होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में? किसी फील्ड में, तो जिस सब्जेक्ट में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उससे में वो नेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। मतलब MBA का बच्चा भी आकर कर सकता है? हाँ, MBA वाला मैनेजमेंट में करेगा। अच्छा। हाँ, कॉमर्स वाला मतलब M.Com वाला कॉमर्स में करेगा। जो सब्जेक्ट उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है उसी में वो नेट क्वालिफाइड करते हैं और फिर उसी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। आपके हिसाब से जो पेरेंट्स हैं उनका उनके बच्चों के ऊपर कितना कंट्रोल रहता है? और जो पढ़ाई की बात होती है तो जब सिलेक्शन आता है या फेलियर होता है तो उसमें उनका कितना हाथ होता है? आजकल जो स्टूडेंट हैं उनका सक्सेस या फेलियर के पीछे 100% उसके जो पेरेंट्स हैं उनका हाथ होता है, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि ना उनको किस फील्ड में जाना चाहिए और उसके लिए क्या अच्छा है वो पेरेंट को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि एक बच्चे से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस रहते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे का भला ही चाहता है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका जो बेटा है वो गलत रास्ते में जाए या फिर असफल हो। तो मैंने ऐसे भी पेरेंट्स को देखे हैं कि जैसे मैं अपनी बेटी को भी लेके भी जाता हूँ चेस कॉम्पिटिशन में और भी जो स्पोर्ट्स होते हैं तो उसमें अपना छुट्टी लेके वो पूरा उनके साथ एग्जाम दिलाने जाते हैं। कॉम्पिटिशन होता है, कुछ खेल होता है तो उसमें वो उनको लेके जाते हैं। जैसे आप दंगल मूवी भी देखे होंगे आप, है ना, तो जो आमिर खान है उसका कैरेक्टर नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो अपनी बेटी को पूरा सिखाते हैं और उनको सक्सेसफुल बनाते हैं। तो वैसा ही जो रोल होता है हर पेरेंट का होता है अपने बच्चों के लिए, भले वो उस फील्ड से बिलोंग करते हो चाहे ना करते हो, लेकिन सपोर्ट उनको पूरा करते हैं। इस बात से मेरे को एक चीज ध्यान आया, आपने दंगल का एग्जांपल दिया आमिर खान का। आमिर खान की एक और पिक्चर है 3 इडियट्स जी, उसमें जस्ट इसका अपोजिट है। हाँ। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपको यही पढ़ना है, जबकि बच्चों का इंटरेस्ट होता नहीं है। वैसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट मैटर करना चाहिए? क्या हो सकता है ना कि कुछ बच्चा वाकई में क्रिकेट खेलना चाहता हो और बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया हो, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं तुमको पढ़ाई करनी है, तो वो क्रिकेट छोड़कर पढ़ाई में डाल देते हैं और वो रिग्रेट करता है लाइफ टाइम तक। ये आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि पहले देखिए कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किधर है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है
वो ऐसा बना हुआ है कि आप पढ़ाई लिखाई करके ही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा सोच है। तो ये जो एक हद तक सही है ये, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हर किसी को नौकरी मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो टॉप मिलेनियर्स होते हैं या फिर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन हैं इंडिया में चाहे वर्ल्ड में, इसमें कोई सरकारी नौकरी वाले लोग कभी नहीं आते हैं, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। तो पढ़ाई के थ्रू ही वो आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि बिज़नेस में प्रमोट करना चाहिए, खेल में भी प्रमोट करना चाहिए। और अभी के टाइम पे तो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई ओलंपिक से कोई भी मेडल लाते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तो उसमें करोड़ रुपए का रखे हुए हैं, और करोड़ रुपए को अगर वो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो तो ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इंटरेस्ट मैटर करता है, इस चीज़ को हर पेरेंट को देखना चाहिए। अगर उसका रुचि पढ़ाई में है तो पढ़ाई में उसको आगे बढ़ाएं, अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में भी उनको आगे बढ़ाना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करियर है। क्योंकि स्पोर्ट्स में वो मेडल्स वगैरह ला सकते हैं, कप ला सकते हैं, फिर बाद में वो ट्रेनर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, अपना एकेडमी चला सकते हैं। तो इंटरेस्ट के हिसाब से अगर वो काम करेंगे तो उसमें जल्दी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और जैसे आपने बताया कि प्रेस्टाइज नहीं करना चाहिए, तो ये मैं भी मानता हूँ। और जैसे मैंने फॉरेन में देखा है कि वहाँ पे एक कल्चर होता है फॉरेन में, जैसे अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में, तो बचपन में ही अपने बच्चों को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि इनसे आप बातचीत कीजिए और इनका इंटरेस्ट किस में है, और जिसमें उनका इंटरेस्ट रहता है उनको उसी में डाल देते हैं। अगर बोले ये पढ़ाई में अच्छा है तो उनको पढ़ाई में डाल देते हैं, और बोले ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, एथलीट अच्छा है, ये क्रिकेटर अच्छा है, तो उनको बचपन से ही, मतलब जो 8 या 10 साल से उनमें जो एक बोल सकते हैं कि स्टार्ट करते हैं, और बचपन में कोई काम को करेंगे तो वो 10 साल 15 साल में उसके मास्टर बन जाएंगे। और हमारे यहाँ क्या होता है कि आदमी पढ़ाई करता है, अगर एवरेज रहता है और मान लीजिए कि सेकंड डिवीजन में उसने ग्रेजुएशन किया, सेकंड डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो पढ़ाई में कहाँ कुछ अच्छा कर पाएगा। फिर जब वो आदमी 25 साल का 30 साल का होता है तब वो लाइन चेंज करता है, तब फिर वो बिजनेस के बारे में सोचता है, तो उसको फिर सक्सेसफुल होने में फिर 15 से 20 साल लगेंगे। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनको सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना होता है, और खासकर पढ़ाई के लिए तो आप बोल ही नहीं सकते कि हर आदमी पढ़ाई करके टॉप बनेंगे, आईआईटी में जाएंगे और या फिर आईआईएम में जाएंगे। तो इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। तो उसका अगर आप माहौल बनाते हैं पढ़ाई का, जैसे हमारे घर में क्या होता है कि मेरे यहाँ जो मैडम है वो भी एग्ज़ाम वगैरह दिलाते रहती हैं, और मुझे पढ़ाना होता है तो मैं तो पढ़ते ही रहता हूँ। तो हमको देख के ना हमारे जो दो बच्चे हैं वो भी काफ़ी कुछ तो पढ़ के बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जैसा करते हैं उसी को बच्चे भी फॉलो करते हैं। तो अगर ऐसा माहौल दे पाते हैं कि आप पढ़ाई को पहले प्राथमिकता देते हैं तो बच्चे भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको आप पढ़ाई में आप आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे लगता है कि उनका इंटरेस्ट खेलने में ज़्यादा है तो उसको आप उधर भी ले जाइए, तो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो काम कराना ज़्यादा बेहतर है। आप स्पोर्ट्स खेलते हैं? हाँ, मैं भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ। कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं बचपन से मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और अभी जो व्हीलचेयर क्रिकेट है जो हम लोग के लिए स्पेशली होता है, उसमें मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। व्हीलचेयर में? हाँ, व्हीलचेयर क्रिकेट। तो अच्छा। उसमें ऐसा खेल होता है जिसमें हम व्हीलचेयर में बैठ के उसमें बैटिंग करते हैं, उसमें बॉलिंग करते हैं, उसमें फील्डिंग करते हैं। अच्छा। तो बड़ा दिलचस्प है। तो कई लोग तो नॉर्मल लोग उसमें बैठ के अगर बैटिंग करने का प्रयास करते हैं गिर जाते हैं, ऐसा भी होता है। आपके साथ हुआ ऐसा? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो मेरे टीममेट्स थे स्टार्टिंग में वो सिखाए कैसे उसको रन करना है, कैसे दौड़ाना है, कैसे फील्डिंग करना है, तो उससे फिर वैसा कभी मौका नहीं मिला। लेकिन हो जाता है कभी कभी, एक पीछे में चक्का होता है, कभी वो नहीं रहता है तो कभी पलट जाता है, बट उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सेफ्टी रहते हैं उसमें। क्रिकेट के अलावा और क्या खेले आप? क्रिकेट के अलावा मैं आर्म रेसलिंग में भी खेलता हूँ। तो आर्म रेसलिंग में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, अभी लास्ट ईयर मुंबई में हुआ था, उसमें वो एशियन 2024 में? हाँ, 24 में। अच्छा। तो उसमें एक एशियन कप हुआ था, तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा था, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला था उसमें। और इसके अलावा सिंगिंग कॉम्पिटिशन वगैरह भी होते हैं, तो उसमें भी मैं जाता हूँ। तो सिंगिंग भी मेरा बचपन से एक शौक रहा है। मैं क्लास 2 से गाना गा रहा हूँ। आपने कभी खुद का लिरिक्स लिखा है? लिरिक्स मन में आते, बट उसको मैंने कभी उसको लिखा नहीं है। कभी शब्दों में नहीं डाला? हाँ। मतलब जो आप सुनते हैं अक्सर? हाँ, सुनता हूँ। वो किस टाइप का गाना गाते हैं आप? मैं हर प्रकार के गाने गाता हूँ, और छत्तीसगढ़ी हो गया, हिंदी और भजन, जस गीत, ये सब मैं गाता हूँ। कोई भजन सुना सकते हैं हमें? कोई भी, जैसे हाँ, रामायण? जरूर। हाँ। तो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं,
बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा गाते हो। स्पोर्ट्स में मतलब आपका हो गया क्रिकेट, आर्म रेसलिंग, म्यूजिक, इसके अलावा कुछ और छोड़े हैं तो बता दीजिए। अब पेंटिंग भी करता हूँ मैं, पेंटिंग भी करते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो कोई भी आदमी मेरे सामने बैठ जाए 20-25 मिनट तो उनका पूरा कब चेहरा लेकर कॉपी में आ जाता है। कब लेकर आऊँ अपॉइंटमेंट बताइए। कभी भी आइए सर, संडे को बैठ सकते हैं। क्या बात है। मतलब इतना सारा मतलब पैशन रखने के बाद आप टीचिंग लाइन में हैं। आपके लिए टीचिंग क्या है, प्रोफेशन है या पैशन है? मेरा मतलब शुरू में तो ऐसा था कि एक जॉब की तरह करते थे भाई, एक टीचिंग ऐसा कि थोड़ा सा पैसे आने चाहिए करके। फिर बाद में पढ़ाते पढ़ाते मुझ में एक अलग सी फीलिंग आई कि नहीं, ये टीचिंग ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोगों को जॉब के काबिल बनाते हैं। जैसे किसी ने कहा है कि आप किसी को मछली, अगर भूख लगी तो उसको मछली मत दीजिए, उसको आप मछली पकड़ना सिखाइए। तो वो काम मैं करता हूँ आजकल। अच्छा। हाँ, जैसे किसी को अगर आपको मदद करना है तो आप उसको सेल्फ डिपेंडेंट बना दीजिए। तो टीचिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो नेट क्वालिफाइड करके जाते हैं, कोई भी जो बच्चा है वो बेरोजगार नहीं रहता है। जैसे ही हमारे यहाँ से नेट क्वालिफाइड करके जाता है, वो तुरंत उसकी पोस्टिंग हो जाती है। इवन मेरे पास भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी से कॉल आते हैं कि आपके यहाँ से इस सब्जेक्ट में कोई नेट क्वालिफाइड होंगे भेजिएगा करके, तो मैं भेज नहीं पाता हूँ, ये स्थिति रहती है। तो टीचिंग अच्छा लगता है कि हम किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन करने के एक साधन बनते हैं। और वो बच्चे जब भी मिलते हैं तो याद रखते हैं, अपने फैमिली को मिलाते हैं कि ये सर पढ़ाएं जिसके कारण मैं यहाँ पे असिस्टेंट सर बन पाया हूँ करके। तो एक अच्छा प्राउड फीलिंग होती है। या पैसा तो हर कोई कमाते हैं, लेकिन एक जो नाम है वो एक टीचर ही कमा सकता है। आपको कभी भी रिग्रेट हुआ है अपने डिसीजन पर, या फिर आपने जब KTS स्टार्ट किया, जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील आप करते थे, हाँ, आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं यार नहीं करना था, बंद कर देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, और भी जो टैलेंट्स हैं, आर्म रेसलिंग करता हूँ, क्यों नहीं उसी में लग जाता हूँ पूरा। छत्तीसगढ़ को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो आती होंगी, जाहिर सी बात है। आपके अंदर जब इतनी टैलेंट है तो कुछ ना कुछ चीज़ को आप अपने हिसाब से और आगे बढ़ाना चाहते होंगे। हाँ। तो जब स्ट्रगल टाइम जब था तो हार कैसे नहीं माने? क्या था ऐसा जो आपको पुश करता रहा हमेशा? आप सही बोल रहे हैं कि अप एंड डाउन तो चलते रहता है। हमारे जो शिक्षा क्षेत्र है, जैसे बीच में कोरोना भी आया था, तो उसमें भी जैसे एडमिशन्स वगैरह कम हुए थे। तो कभी कभी लगता है कि जब डाउन फेज चलता है तो लगता है कि भाई मैं तो इंजीनियर भी हूँ, जाके कॉर्पोरेट में भी काम कर सकता हूँ। मैं वही पूछ रहा था। तो आराम से 50 साल 1 लाख तो मिनिमम आ ही जाएगा, है ना? क्यों इसमें अपन लगे हुए हैं, घिस रहे हैं करके आता है ये चीज़ मन में। लेकिन फिर मेरे दिमाग में सोचता हूँ कि जो नेट की कोचिंग क्लासेस छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, गिनी चुनी है, और बहुत में तो ऐसे हैं कि रिजल्ट भी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ तो स्टूडेंट का आना जाना तो चलते रहता है, लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो बहुत से लोग हैं, उनको एक दिशा मिलना बंद हो जाएगा, और एक कम कॉस्ट में एक क्वालिटी एजुकेशन है वो उनको मिल नहीं पाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पीरियड सक्सेस है लोगों को अपना कैरियर तलाश करने में मदद करता है, अपने पोषण को ढूंढने में मदद करता है। तो हम लोग एक माध्यम है। तो मैं ये सोच के इसमें लगा हुआ हूँ कि कुछ लोगों का हम जिंदगी को बना रहे हैं, संवार रहे हैं, और बाकी अप्स डाउन तो चलते रहते हैं। इसी कारण लगे हुए हैं। आपके जो इंस्टीट्यूट्स है उसका रिजल्ट का सिनेरियो कैसा है? कितने बच्चे अक्सर मतलब ऑन एन एवरेज जिनका सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट में, कुछ बताएंगे? अभी तक 95 स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं हमारे कोचिंग सेंटर से, असिस्टेंट प्रोफेसर, और जिनकी सैलरी 1 लाख प्लस हो चुकी है। और कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको 1.5 लाख से ज़्यादा पर मंथ की सैलरी मिलती है। और ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा मैंने बताया है। और बाकी हमारे जितने भी लोग नेट क्वालिफाइड हैं, लगभग 250 प्लस लोग हमारे यहाँ से नेट सेट क्वालिफाइड हैं। तो सभी आजकल जो गवर्नमेंट में नहीं लग पाए हैं वो प्राइवेट में भी जाते हैं, तो उनको भी एक अच्छा रिस्पेक्टेबल सैलरी मिल जाती है। 30,000, 40,000, 50,000 ये कॉमन है। और आजकल तो संविदा जो निकलता है
संविदा शिक्षक जो होते हैं उसमें भी 40-50 उनको मिलते ही हैं, तो ये एक अच्छा रिस्पेक्टेबल जो सैलरी है उनको मिल जाती है। तो हमारे यहाँ जो भी आते हैं, जो लगन लगा के पढ़ते हैं, उनका 100% सिलेक्शन होता है। और जो कुछ स्टूडेंट हैं जो आते हैं और बीच बीच में घर चले जाते हैं, जिनका मतलब मन नहीं रहता इधर, भले कई बार अपने माँ बाप के प्रेशर से आ जाते हैं कि नहीं बेटा वहाँ पे नेट की अच्छी पढ़ाई होती है, तुम भी जाओ, तुम्हारा भी नेट निकल जाएंगे। तो आने बस से थोड़ी होगा भाई, यहाँ पे रहेंगे, रुकेंगे, पढ़ेंगे, हमारी बातों को मानेंगे, तभी उनका सिलेक्शन होना है। तो जिनका मन आते जाते हैं, फिजिकली आ जाते हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं रहते हैं, उनका नहीं निकल पाता है। और जो तन मन से आते हैं ना, उनका 100% निकलता है। और इसमें हर 6 महीने में एग्जाम होता है, तो उनके बच्चे अगर एक बार में अगर नहीं हो पाता तो दोबारा बैठते हैं, 2 बार में नहीं तो उनका 3 बार में होता है। तो जो ठान के आते हैं हमारे से नेट निकालना ही है, वैसे लोगों का होता ही है, ये मैंने देखा है। आप एजुकेशन फील्ड में बहुत साल से जुड़े हुए हैं जी। अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस करना हो, अगर आपको एक चांस मिले, तो वो क्या होगा? एजुकेशन इंडस्ट्रीज में जो मुझे चेंज करना चाहिए वो है रिजर्वेशन सिस्टम। मेरे ख्याल से जो रिजर्वेशन है वो कास्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। तो रिजर्वेशन देने से पहले प्रॉपर चेक करना चाहिए कि वो कितना कैपेबल है, वो फीस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो मैं तो बोलता हूँ जो गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जिनको ऑलरेडी एक बार रिजर्वेशन मिल चुके हैं, जिनके जो पिताजी हैं IAS हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? उनको नहीं मिलना चाहिए, उनका रिजर्वेशन समाप्त कर दीजिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के, किसी भी धर्म के हों। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो एक वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक जो गरीब परिवार का बच्चा है वो पढ़ लिख रहा है ना, लेकिन वो अगर मान लीजिए कि वो जनरल कास्ट का है ना, तो उसकी क्या गलती है कि वो जनरल कास्ट का है? तो उसको भी एक बार मौका मिलना चाहिए अपने घर परिवार को संभाल सके, उनको सपोर्ट कर सके। तो ये एक चीज़ है जो मुझे चुभती है और ये ऐसा होना चाहिए। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर कास्ट के लोगों को, तो आप इतना कैपेबल हो जाओ कि आप जनरल सीट से आप सीट उठाओ, आप अपने टैलेंट के बस पे आप नौकरी लो, आप रिजर्वेशन के पीछे मत पड़े रहो। ये भी मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। हर इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को आपके गोल्डन रूल्स बताने हो तो क्या बताएंगे? ठीक है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने अपने बचपन में जिस चीज़ को फॉलो किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक अच्छा टीचर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने हर टीचर को सम्मान किया है और उसकी जो कही गई बातें हैं उसको मैंने माना है। तो ये मेरे सक्सेस का राज है। तो मैं अपने जो स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि आपके जो टीचर हैं और आपके जो माँ बाप हैं उसका आप हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी बातों को मानिए, क्योंकि ये 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, वो आपका हमेशा भला ही करते हैं। और अभी एक ना हाल में एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरी बेटी का तबीयत खराब हो गया था अभी, तो मैंने अपने टीचर हैं मेरे डॉक्टर GK देशमुख, मेरे KG गाइड भी हैं, तो मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा सीरियस थी मेरी बेटी और एक रेयर डिसीज था GBS करके, वो हो गया था। तो मैंने उनको बोला मैं क्या करूँ सर करके, तो उन्होंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर का नाम बताया, डॉक्टर राघवेंद्र करके। तो मैं उनके पास गया और इतने अच्छे डॉक्टर थे और उन्होंने उसको डायग्नोसिस किया, मॉर्निंग में डायग्नोसिस किया और शाम को बोले कि नहीं ऐसा डिसीज को लेट करना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको आप तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कीजिए करके। तो उस मैंने वहाँ एडमिट किया और मैं बोलता हूँ मेरे जो गुरुदेव जो मुझे सलाह दिए थे उन्हीं कारण मेरी बेटी भी अच्छी है, नहीं तो ये ऐसा डिसीज था वो आगे कुछ भी हो सकता था। हाँ। तो इसलिए अपने जो टीचर्स हैं उनके बातों को हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि आपके टीचर एक ऐसे हैं जो आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं कि जब तक पढ़ते हैं तब तक गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर करते हैं और जैसे पढ़ाई खत्म हो जाती है बाजू से ना निकल जाते हैं, धीरज निकल देते हैं, देख मत करते, नहीं तो होकर नमस्ते करना पड़ेगा। तो हाँ, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं। तो ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जो गुरु की इज्जत करते वही हमेशा इतिहास रचते हैं। आपके हिसाब से जो दिव्यांग बच्चे हैं, एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके हिसाब से दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशली? जो दिव्यांग बच्चे हैं होते हैं उनके पास पहला प्रॉब्लम तो होती है, उनको थोड़ा सा मूवमेंट में दिक्कत होती है, वो एक जगह दूसरी जगह उनको जाने में दिक्कत जाती है।
मैं तो भगवान की कृपा से ठीक ही ठाक हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो दोनों पैर से रहते हैं और क्या बोलते हैं व्हील चेयर में ही चलते हैं, तो एक मूवमेंट उनके साथ दिक्कत होती है, उनके साथ कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है, तो एक उनके साथ ही दिक्कत है। लेकिन आजकल जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर है। और अभी जैसे छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ कि बाकी जगह के दिव्यांग की तुलना में यहाँ के दिव्यांग की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि अदर जो राज्य हैं वहाँ पे 5,000-6,000 उनको स्टाइफंड टाइप का देते हैं। अच्छा। क्योंकि हर जो दिव्यांग है वो अच्छा से कमा सके, आना जाना कर सके, ऐसा संभव नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सरकार को कम से कम ऐसे दिव्यांगों को चिन्हांकित करना चाहिए जो बिल्कुल उनका मूवमेंट नहीं है, उनको 5,000-6,000 उनको एज ए स्टाइपेंड देना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी देख रहे हैं कि महतारी वंदन योजना में 1,000 रुपया जो पर मंथ दे रहे हैं, उस तो जो सही व्यक्ति हैं उनको आप दे रहे हैं, तो भाई जो दिव्यांग है जो बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको कम से कम उनको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट उनको देना चाहिए। क्योंकि अन्य राज्यों में होता है, जैसे दिल्ली है और इधर साउथ साइड में कुछ राज्यों में मिलता है ये, तो ये उनको मिल जाए तो उनका जीवन अच्छा हो जाए। और मैं तो बोलता हूँ एजुकेशन से ही वो अपने जो बैरियर को तोड़ सकते हैं। तो सभी को हायर एजुकेशन में आना चाहिए और अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जैसे कुछ सिलाई है, कढ़ाई है ना, तो अपनी स्किल को बढ़ाना चाहिए। मूर्ति वूर्ति भी बना सकते हैं और स्किल को डेवलपमेंट करके खुद का रोजगार करें। सर आपको जो दिक्कत है बाय बर्थ है ये प्रॉब्लम? ये बाय बर्थ नहीं है, ये ना बर्थ के 2 साल बाद है। मैं ना जब शुरू में जब मैं बड़ा हो रहा था तो चलना स्टार्ट कर दिया था मैं, फिर 2 साल बाद से एक बुखार भी आया था और साथ में ना पीछे में कुछ फोड़ा टाइप का भी हो गया था, क्या बोलते हैं इसको हम लोग छत्तीसगढ़ में। तो एक डॉक्टर था, वो झोला छाप डॉक्टर, तो पीछे ऑपरेशन कर दिया था। अच्छा। तो पता नहीं उसने नस काट दिया कि पोलियो के कारण से नस खींच आ गया, ऐसा दोनों में से कोई एक है। झोला छाप डॉक्टर का फॉल्ट हो सकता है उसका भी मिला आज तक वो पता ही नहीं है कौन कर दिए। आपको ये जो प्रॉब्लम है ये किस में है? पैर में है दिक्कत? हाँ, पैर में, ये राइट पैर में है। चलने में आपको दिक्कत होती है? घर में तो डंडे का यूज करता हूँ, बाहर में फिर कैलिपर्स से यूज करता हूँ। तो आजकल साइंस में ऐसे एडवांस हो गए हैं, तो दिन का हाथ है तो उसका भी हाथ हो जाता है। सही बात है। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप ऑनलाइन की बातें कर रहे थे, तो मेरा ये सवाल है कि आज के दिन गवर्नमेंट तो इतने सारे रिसोर्सेस दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चल रहा है, आपको लगता है ये सब खतरे में? अब ऐसा है कि आजकल लोगों को ना क्वालिटी चाहिए। अब आजकल वैसे बहुत सारे प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं, जी हैं, सोनी हैं, तो ये लोग चलते हैं, और दूरदर्शन भी है, लेकिन दूरदर्शन कोई नहीं देखता है। जबकि दूरदर्शन है वो सेट टॉप बॉक्स लगता है और 1500 का, उसको लगा लीजिए, साल भर फ्री में देखिए करके। बट लोगों को आजकल क्वालिटी चाहिए, थोड़ा इनोवेटिव चाहिए, तो वो चीज़ें जो प्राइवेट कोचिंग्स वाले हैं वो देते हैं। और जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट भी स्कूल चलाती हैं, लेकिन ज़्यादा चलते हैं प्राइवेट वाले चलते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं और जो टीचर का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर करते हैं। कि गवर्नमेंट में वो एक बार रिक्रूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग की कमी होती है गवर्नमेंट वाले सिस्टम में। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव बहुत अच्छा लेती है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता है और कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है। कारण वही मॉनिटरिंग की कमी होती है। और इस मैं तो बोलता हूं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ज्यादा फंड्स गवर्नमेंट के पास में है, तो भी प्रॉब्लम कैसे आती है? इसमें एक ना परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए हर बार, कि जो टीचर अगर प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो उनको इंक्रीमेंट ना हो या फिर डिक्रीमेंट हो जाए या फिर उसको ट्रांसफर कर दे, कुछ पेनल्टी होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो टीचर्स में डर नहीं है तो डर होना बहुत जरूरी है। उनको होने कि अगर आप प्रॉपर क्लास नहीं लेंगे, आपके स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपका दंतेवाड़ा में पोस्टिंग कर देंगे, है ना, इस टाइप का कुछ उनमें होना चाहिए। तो पेनल्टी होना जरूरी है। आपके हिसाब से बेरोजगारी क्या है? आपको लगता है इंडिया में बेरोजगारी अगर बढ़ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो मैं तो बोलता हूँ कि जो बेरोजगारी है वो एक मानसिकता है। बेरोजगारी नाम की चीज़ तो होती नहीं है, बट लोगों को लगता है कि मुझे काम नहीं है। भाई काम, आजकल काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बाहर से आते हैं, फल बेचते हैं, गुपचुप ठेला लगाते हैं, इवन इनकी सैलरी आपको अंदाजा नहीं होगा, 50,000 से 1 लाख के बीच में इनकी सैलरी बनती है पर मंथ की, है नहीं। और अगर ये काम कोई भी कर सकता है,
और लोगों को थोड़ा सा ईगो हो जाता है कि मैं बीए कर लिया, मैं इन्हें कर लिया, मैं एक छोटा काम क्यों करूँ, मेरे ऊपर शर्म। तो लोग ना इस चीज़ से ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप अगर गाँव में जाएंगे ना तो उनको आप काम के लिए बुलाएंगे तो लोग आते नहीं हैं, क्योंकि उनको फ्री का चावल मिल रहा है और फ्री का चावल मिल जा रहा है और उसको कुछ कुछ वो महतारी वंदना भी योजना मिल रहे हैं, तो खाने को मिल जा रहा है और पीने को मिल जा रहा है, तो वो उसी में खुश हैं वो। तो वो उससे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, कि जब वो कंफर्ट जोन से अपने बाहर आएंगे, आजकल खेती में बहुत सारे वैरायटी हैं, वो आयुर्वेद जड़ी बूटी हैं उनका वो उत्पादन कर सकते हैं, और साथ साथ नए नए प्रकार के फल फ्रूट्स होते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है, तो जो चीज़ें दूसरे देश में आप उत्पादन कर सकते हो, आप अपने भारत देश में उत्पादन कर सकते हैं। तो काम बहुत है हमारे पास में, लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है भारत की जो जनता है थोड़ी सी आलसी है? सही बात है। मतलब हम देखते हैं चाइना में, चाइना के जो लोग होते हैं वो जल्दी बाहर जाते नहीं हैं, वो लोग खुद का काम करना चाहते हैं। हाँ। और जो अगर जाते भी हो तो एकदम हायर रैंक भी जाएंगे, मतलब बेहिसाब, जो कोई नहीं करता है फिर वो उनको बुलाया जाता है, और फिर वो उस हिसाब से चार्ज करते हैं। हाँ। हमारे यहाँ हर 2 घर छोड़ के एक लड़का एक लड़की घर पे पड़ा हुआ है। सही बात है। तो वही वो उनकी मानसिकता वैसी रह गई है कि वो जो डर है, झिझक है, वो चीज़ है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो जो भी कहेंगे, लेकिन आप तो करो, आप अच्छा काम करेंगे तो कौन बोलेगा। और जब आपके पास आप गुपचुप भी लगा बेचते हैं या फिर ठेला लगाते हैं, लेकिन आपका जब घर बनेगा, आपके कार आएंगे, तो वही लोग बोलेंगे कि कितना अच्छा काम, कितना अच्छा आप सक्सेसफुल पर्सन बन गए हैं। तो मेन जो बेरोजगारी है, मानसिकता ही रह गई है। काम करने वाले के पास काम की कमी नहीं है। आजकल आदमी जो काम करना चाहे उसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर काम में मार्जिन है जी। हाँ, तो मार्जिन के साथ हर फील्ड में काम कर सकते हैं, और एक ना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे आप अगर व्यवसाय में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, तो इसमें आपका जो पर्सनल बिहेवियर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना आप हम्बल रहेंगे और जितना अच्छे से आप कस्टमर को ट्रीट करेंगे, उतना अच्छा आपका बिजनेस ग्रो होगा। एंड हर किसी का बिजनेस ग्रो होगा ये भी जरूरी नहीं है ना। वो आपका अप्रोच निर्धारित करता है कि आप कितना आगे जाएंगे, तो वो एक राइट अप्रोच होना चाहिए। तो किसी शॉप में आप चले जाइए, वहाँ लोग कस्टमर इंटरेक्ट नहीं करके मोबाइल चलाते रहते हैं। सही बात है। तो वहाँ पर वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा ना। हाँ। और बट जैसे मैं एक हमारे दीनदयाल नगर में ही एक गुपचुप दुकान है, तो मैं उसको पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। एक छोटा सा गुपचुप ठेला लगाते थे, और अभी के टाइम पे लोग पूरा भीड़ लगाए रहते हैं, तो एक अच्छे सक्सेसफुल बन गए हैं। तो मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ, तो वो देखते हैं नमस्कार यादव जी, और कैसे हैं करके वो अपने से बातचीत करते हैं। तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ, तो हमेशा मेरे को सीखने मिलती है कि कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उनको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना है। तो मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खाता ही हूँ, ताकि उनसे मैं बातचीत कर सकूँ, तो मेरा भी अच्छा मन लगता है। तो ये चीज़ें हर किसी को सीखना चाहिए। ये जो एटीट्यूड है वो हर जगह काम आता है, चाहे कोई सा भी फील्ड हो। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, और हम्बल होना चाहिए, और सामने को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ें किसी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, आपके हिसाब से किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा की क्या है? लक, मेहनत या राइट गाइडेंस? तो मेरे हिसाब से राइट गाइडेंस और मेहनत, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर सही दिशा में चलती हैं तो लक ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो मेहनत करते हैं। तो हमेशा एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो जो साहस करके कुछ काम करते हैं, तो किस्मत उसी की बनती है। तो सही समय पे मेहनत करना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जैसे किसी को नेट निकालना है, तो अगर मान लीजिए कि 1000 घंटे पढ़ने से नेट निकलते हैं, तो 1000 घंटे उसको देने ही पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मेहनत हर जगह में जरूरी है, और मेहनत करेंगे तो भगवान तो बैठे हुए हैं ऐसा आशीर्वाद लेके, है ना। तो मेहनत करो, मेरी तरफ से आशीर्वाद है करके। उनका तो मुद्रा ही हर जगह यही मिलेगा। कमी हम में है, हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। सर, आपके पास बच्चों को और उनके पेरेंट्स को देने के लिए कोई मैसेज हो तो बताइए, उसके बाद हम ये पॉडकास्ट को कंप्लीट करते हैं। जी, तो मैं तो अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप एक अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान हर काम को कर सकता है। और आप जो भी काम करते हैं, तो आप उसको 1000 बार सोचिए कि इससे किसी को नुकसान थोड़ी होगा, कि आप अपने फायदे के चक्कर में दूसरे को नुकसान थोड़ी कर रहे हैं। और आपने जब डिसाइड कर लिया कि आपका काम अच्छा है, उसके बाद आप कोई आलोचना भी करते हैं, तो उसको बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, उसमें आप अडिग रहिए।
फिर उसके बाद किसी के सुनने का कोई स्कोप ही नहीं बच पाता है। और हम अपनी की टू सक्सेस में कोशिश करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको एक मॉरल वैल्यूज भी सिखाएं, जिसमें अपने जैसे वो हम टीचर बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप एक ऐसा टीचर बनिए, क्योंकि मैं आपको बना रहा हूँ और आप भी ऐसे हजारों को बनाएंगे, तो एक माध्यम बनता है। तो हमेशा एक अच्छा व्यक्ति बनने का मैं सलाह देता हूँ, और एक सही समय पे सही निर्णय लेना चाहिए हमको, क्योंकि एक बार समय छूट जाता है तो फिर हम पीछे रह जाते हैं। तो सही टाइम पे सही निर्णय लेना चाहिए, और हमारे निर्णय से किसी को प्रभावित नहीं होना चाहिए, है ना। हमको अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, मतलब सेल्फिश टाइप का डिसीजन हमको नहीं लेना चाहिए, केवल हम अपना देखें। तो आप दूसरों का भला करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हम किसी को बुरा नहीं करेंगे तो भगवान हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। जी। मैं सभी स्टूडेंट और पेरेंट को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आइए और यहाँ के माहौल को फील कीजिए। आप जब यहाँ पे आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे हम एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। थैंक यू, और आपने मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू, आपका बहुत बहुत कीमती समय हमें मिला। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता उनका की उनके आसपास ही हो।